आज हमने जो डिस्कस करना है वो लिमिटेशंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स 2 के अंदर है बेसिकली वो लैग्रांज मैकेनिक्स जो है उसको स्टडी करना है। तो limitations of Newtonian mechanics। अब जो आपने जब ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़नी शुरू की है तो उसके अंदर बेसिकली आपने जो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं वो पोजीशन, टाइम, मोमेंटम और एनर्जी के हैं। ठीक है, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स we have studied the concepts of position, momentum and energy। ठीक है, ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स 1 के अंदर भी जो है वो ये सारी चीज़ें इनको डिस्कस किया। अभी भी हमने कंजर्वेशन के लॉज और ये चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस किया। ठीक है, वो क्या सारा डिस्कस किया आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वो क्या पोजीशन को देखा, मोमेंटम को देखा, एनर्जी को देखा, ये सारे कंसेप्ट्स देखे हैं। अब हमें यहाँ से जब आपने ये सारी डिस्कशन की है तो आपको इस बात का पता चला है कि ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये मेजरेबल है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़। और जो ही आप फिजिक्स पढ़नी शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मेजर भी हो सकती है और ऑब्जर्व भी हो सकती है। यही पढ़ते हैं ना, पहली बात यही पढ़ते। तो ये जितनी ये 3 क्वांटिटीज़ का नाम लिया हमने यहाँ पर, ये सारी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। दीज आर ऑल मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये बेसिकली सारी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और हम इनको डिजायर्ड एक्यूरेसी के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, मीटर रॉड यूज़ करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या करते हो, एमीटर यूज़ करते हो। तो जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको मेजर करने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी मदद से आप डिज़ायरेबल एक्यूरेसी, अब डिज़ायरेबल एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आप कितना, किस हद तक उस इंस्ट्रूमेंट को सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं कि उससे जो आपकी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो जाए। वो आपको याद होगा कि मेजरमेंट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक को अनसर्टेनिटी कहते हैं और एक को एरर कहते हैं। वो उसमें एरर होते हैं 2 किस्म के, जिसको सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो आप इन एरर्स को और अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस कर लें, यानी कि लीस्ट काउंट बेहतर कर लें इंस्ट्रूमेंट की, तो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट है वो अच्छी हो जाती है, वो ज़्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दीज फिजिकल quantities can be measured with desired
accuracy depending upon the accuracy and precision of the measuring instruments. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इतनी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हो सकती है। ठीक है जी, मैक्रोस्कोपिक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनको लार्ज स्केल पे आप स्टडी करते हैं, बड़े स्केल पे। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स किन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही आप पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है वो एग्जैक्ट प्रिसीजन या एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो hence it is verified by our experience to macroscopic objects। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है उनके लिए हम उनको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो अब आप जो है वो इसके अंदर ये चीज़ देख सकते हैं कि हम अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ग्रेट प्रिसीजन के साथ आप ये मेजर करना चाहते हैं किसी प्लैनेट की पोजीशन को अबाउट द सन, तो आप उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स की मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम उस प्लैनेट का अराउंड द सन जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज़ करके उसको मेजर किया जा सकता है। तो जो सीरीज ऑफ मेजरमेंट होती हैं, यानी कि आप बार बार, अब क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट देते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर आता है, तो उस एरर को, वो जिसको रैंडम एरर कहते हैं, तो वो कहते हैं ना कि उस एरर को रिड्यूस करने के लिए आप बार बार मेजरमेंट्स करते हैं और बार बार मेजरमेंट्स करने के बाद उनकी एवरेज जो है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो जब एवरेज ले लेते हैं तो वो एक एवरेज वैल्यू जो आती है उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है उस चीज़ की। ठीक है, तो जो सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं, a series of measurements, ठीक है, यानी कि जो बार बार आप मेजरमेंट्स करते हैं, सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स करते हैं, allows us to determine the physical quantity with great accuracy and precision। उसको फिर आप ग्रेट एक्यूरेसी और प्रिसीजन से मेजर कर सकते हैं, बार बार अगर आप उसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो उनको लें। अच्छा, अब ये तो बात होगी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की।
मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर न्यूटोनियन मैकेनिक्स आसानी से लग जाती है और इनकी पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो कुछ होता है, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप किसी हद तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब एक और भी जो है वो आपके पास वर्ड आ जाता है जो छोटे पार्टिकल्स का, या जिनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जिस तरह आप क्वांटम मैकेनिक्स का आप कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको इस बात का पता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर जाकर न्यूटन के लॉज और न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर ये जो भी हमने बयान किया कि एक्यूरेसी के साथ आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उस जगह पर आप चीज़ों को एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। वहाँ पर अनसर्टेनिटी का लफ्ज़ जो है बार बार इस्तेमाल होता है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि देखें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है वो तो आपको विजिबल है, आपको नज़र आ रहा है, और ना ही वहाँ पर आप कोई वेव का कंसेप्ट उसके साथ यूज़ कर रहे हैं, उसको एज ए ऑब्जेक्ट बॉडी या पार्टिकल के तौर पर आप ले रहे हैं, और एज ए ऑब्जेक्ट बॉडी या पार्टिकल के तौर पर लेकर आप उसकी मेजरमेंट, उससे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक के ऊपर जाके मसला ये है कि पहली बात तो यह है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र तो आपको आते ही नहीं। ठीक है, तो हम चूंकि उनको देख तो सकते नहीं, हमारे लिए वो विजिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस उन सारे पार्टिकल्स के साथ वेव्स जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। तो आप उनकी जब मेजरमेंट करते हैं तो वो उन वेव्स के कारस्पॉन्डिंग आप उनकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, और आप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप ये नहीं बता सकते कि कोई पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो किस पोजीशन पे था, उसका क्या मोमेंटम था, उसकी क्या एनर्जी थी। उसके अंदर हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी के इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, या अनसर्टेनिटी के इश्यूज जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ बड़ी आसान है। ठीक है, न्यूटन की चीज़ें हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन जब हम अटेम्प्ट करते हैं, व्हेन we attempt to make precise measurements of microscopic objects, तो आप जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट करें, तो वी फाइंड ए फंडामेंटल लिमिटेशन in the accuracy of results. तो जब यही काम जो है वो हम आज डस्टर कोई नहीं, तो यही जब हम काम जो है वो इसको करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वहां पर हमें बड़ी डिफिकल्टी आती है रिजल्ट्स की एक्यूरेसी के अंदर। वहां पर इस तरह आप रिजल्ट्स एक्यूरेटली या प्रिसाइजली जो है उनको मेजर नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जांपल अगर लें कि अगर हम पोजीशन मेजर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, फॉर एग्जांपल if we want to measure the position of
इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। और यहां पर हम यूज करते हैं स्कैटरिंग बाय द स्कैटरिंग a light photon from the electron। यानी कि आप एक फोटॉन जो है उसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और फोटॉन की स्कैटरिंग से आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये फोटॉन फॉल करता है और ये यहाँ से स्कैटर होता है, तो इसकी स्कैटरिंग के ज़रिए, इस फोटॉन की स्कैटरिंग के ज़रिए आप ये मेजर करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ दी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग जारी बात है, वो जिन स्कैटरिंग एंगल्स के ऊपर स्कैटरिंग हो रही है उससे आप मेजर करेंगे। तो अब जो वेव करैक्टर है फोटॉन का, ठीक है, अब क्या जो वेव करैक्टर, अब जारी बात है यहाँ पर हमने अभी पीछे ये पढ़ी, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कि जो लाइट या रेडिएशन होती है उसकी ड्यूअल नेचर होती है, ठीक है। तो क्या आप जो वेव करैक्टर है फोटॉन का उससे एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं? और क्या हम एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन इलेक्ट्रॉन की मेजर कर सकते हैं अगर हम फोटॉन के वेव करैक्टर को यूज करें? ठीक है, तो ये दैट इज अ क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि द वेव करैक्टर of photon precludes an exact measurement and we can determine the exact position of electron with some uncertainty delta x related to the wavelength। जो कि वेवलेंथ से रिलेटेड है ऑफ द फोटॉन। तो अब वेव करैक्टर जो एप्लीकेट्स का मतलब होता है कि यानी कि जिसकी उसके वेव करैक्टर की वजह से हम एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। और जब हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते तो जो हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो आप मेजर तो हो जाएगी, लेकिन उसकी पोजीशन में क्या होगी? अनसर्टेनिटी। और वो कितनी अनसर्टेनिटी है? डेल्टा एक्स। और वो अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है? जो वेवलेंथ रिलेटेड है फोटॉन के साथ उसकी वजह से। समझ आ रही है बात?
जो वेव लेंथ, मैंने पहले कहा है, बात ये कही है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वेव लेंथ जो है वो एसोसिएटेड होती है पार्टिकल्स के साथ। तो अब वेव जो है उसको कैसे आप जो है वो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, मैंने बताया आपको वेव मैकेनिक्स है। तो कैसे आप मेजर करेंगे, आप वेव उसको, तो वेव को कैसे लोकलाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे उसको लोकलाइज करके, तो वो नहीं कर सकते आप। तो आप जब भी मतलब जिस रीजन के अंदर भी आप मेजरमेंट कर रहे होंगे उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी। मिसाल के तौर पर अब हम कहें जी कि इस ये कमरा जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही हो, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो फिर तो आप जिस तरह आप पार्टिकल्स हैं, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ से पोजीशन वेक्टर खींचो तो मेजर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में इस तरह नहीं है। एक तो वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं पार्टिकल। ठीक है, दूसरा ये है कि वो पार्टिकल तो बिहेव ही नहीं कर रहे उस वक्त, वो तो उनकी वेव जो है वो बिहेव कर, यहां से गुजर रहा है, वहां से वेव का ट्रेस जो है वो गुजर रहा है। तो आप उस वेव को लोकलाइज तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे उसे लोकलाइज। तो फिर आप उसकी जो मेजरमेंट हम कहेंगे जी इस कमरे में इलेक्ट्रॉन था, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उस पॉइंट पे भी हो सकता है। वो प्रोबेबिलिटी ही आप मेजर करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी किस जगह पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के होने की हो सकती है। एग्जैक्ट मेजरमेंट उसकी नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाती है। अच्छा, अब जो जब फोटॉन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जारी बात है कि फोटॉन जो है वो अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है और स्कैटर होता है। तो जब वो अपना मोमेंटम और एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है, तो अपना मोमेंटम और एनर्जी देने में वो इलेक्ट्रॉन भी अपनी वहां से पोजीशन जो है उसको चेंज करता है। बात समझा, टकराया ना आके, जब जैसे ये मैं यहाँ कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फोटॉन आ रहा है HF एनर्जी का, ये आया, ये टकराया, इसने ये एनर्जी इसको दी, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी पोजीशन आगे चेंज कर रही है, क्योंकि इसने अपना मोमेंटम और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की है। तो द चेंज is induced in the position of electron। तो एक चेंज जो है वो इंड्यूस होती है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में या स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन when द फोटॉन, जब फोटॉन जो है स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन, जब फोटॉन जो है वो स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को एंड गिव इट्स मोमेंटम एंड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, और अपना मोमेंटम और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उस मोमेंटम और एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन, ऑब्वियसली मोमेंटम की वजह से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है। तो अब जो मोमेंटम है वो अनसर्टन हो जाएगा यहां पर बाय अमाउंट डेल्टा पी। द मोमेंटम विल अनसर्टन
बाय द अमाउंट डेल्टा पी। डेल्टा पी के अमाउंट से मोमेंटम जो है वो अनसर्टन हो जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट है डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की, द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स, तो जो प्रोडक्ट है डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की, ये मेजर है, इज ए मेजर ऑफ प्रेसिशन तो ये मेजर है ऑफ द प्रेसिशन विद विच वी कैन simultaneously determine the electron position and momentum। यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये प्रोडक्ट जो है इसकी मदद से साइमल्टेनियसली आप मेजर कर सके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को, तो फिर तो डेल्टा एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि फिर तो पोजीशन में भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, और डेल्टा पी जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, उसके अंदर भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि देयर इज नो अनसर्टेनिटी, यू कैन एक्यूरेटली मेजर। तो ये चीज जो है ये क्या बता रही है, ये चीज बता रही है एग्जैक्ट मेजरमेंट को। ठीक है, इंप्लाइज द एग्जैक्ट मेजरमेंट। अगर इन अनसर्टेनिटीज को आप जीरो कर दें। अच्छा, अब ये जो मसला था, ये एक जर्मन फिजिक्स था हाइजेनबर्ग, जिसको कहते हैं ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने ये कहा था 1927 के अंदर कि जो प्रोडक्ट है ये डेल्टा एक्स डेल्टा, ये हमेशा लार्जर होती है एक सर्टन मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, मतलब है कि ये एग्जैक्टली जीरो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं हो सकती, क्योंकि जो ही आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो वहां पर प्लांक कांस्टेंट आ जाता है। तो वो जो क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, वो प्लांक कांस्टेंट की है। प्लांक कांस्टेंट ही जो है वो आपकी अपर और लोअर डोमेन के अंदर फर्क करता है अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक है, जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो कहते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना पोजीशन और मोमेंटम में, इनकी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है ये एक क्रिटिकल वैल्यू जो है उससे लार्जर या उसके बराबर होती है। इसको आप कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग ने जो है वो ये दिया था, ये प्रिंसिपल 1927 के अंदर। तो it was shown by German
physicist Heisenberg in 1927 that the product of delta x and delta p must be larger than a certain minimum value. तो ये हमेशा एक सर्टन मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होती है। तो हम फिर साइमल्टेनियसली डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को या मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट measure position and the momentum of electron simultaneously। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते साइमल्टेनियसली पोजीशन ऑफ मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन का फॉर इफ डेल्टा एक्स goes to 0 then we must have delta p goes to infinity। ठीक है, फॉर हाइजेनबर्ग uncertainty principle to be satisfied। ठीक है जी, तो फिर डेल्टा एक्स अगर 0 है तो डेल्टा पी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक की पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं यानी कि एक पैरामीटर की, तो दूसरा पैरामीटर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप साइमल्टेनियसली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, वो ये कहता है कि आप एक ही इंस्टेंट के ऊपर एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या पोजीशन जो है उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक चीज जो है उसको मेजर करेंगे तो दूसरी चीज जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कि अगर पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो फिर मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर मोमेंटम को मेजर कर लेते हैं तो फिर पोजीशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होती है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की, ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ठीक है, और एच की वैल्यू जो है वो होती है 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो अब ये वैल्यू आप देख लें कि ये जो लेबॉरेटरी स्टैंडर्ड्स हैं
उनके लिए ये वैल्यू जो है वो बहुत मिनिमम है, बहुत कम वैल्यू है, और इसलिए फिर हम लेबॉरेटरी के अंदर प्रिसाइजली एक ही टाइम के ऊपर मोमेंटम और पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये टाइम ओवर हो गया, अभी भी ये रहता है, ये भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं रोकेंगे, फिर कल मैं इसको नेक्स्ट टाइम जो इसको आगे से फिर मैं कंटिन्यू, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ आर्टिकल जो, ठीक है, टॉपिक जो।